नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। इस डिफरेंट एनर्जी लेवल में मैंने ग्राउंड स्टेट के बारे में आपको बता दिया था, एक्साइटेटेड स्टेट के बारे में आपको बता दिया था और एक्साइटेटेड एनर्जी के बारे में मैंने स्टार्ट किया था डिस्कशन। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। देखिए, टॉपिक स्टार्ट किया था हमने एक्साइटेटेड एनर्जी, या फिर इसी को मैंने कहा था पोटेंशियल। तो काफी चीजें मैंने इसके बारे में आपको बता दी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है मोशन ट्रांजिशन वो स्टार्ट होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कि एक जगह से या एक स्टेट से इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही जाएगा। अब कहां जाएगा ये डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी बाहर से दे रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैंने ये बताया था आपको कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है n = 1 में, जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये n = 2 होता है, ये n = 3 होता है। n = 1 की एनर्जी मैंने बता रखी है आपको, -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है। इसकी जो एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है और इसकी -1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर n = 1 में है और बाहर से आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई आपने सपोज करे 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट से किस में ट्रांसफर हो जाएगा, सेकंड के अंदर। और अगर आपने बाहर से एनर्जी सप्लाई की 12.10 की या 12.09 की, तो यही सेम इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। तो बेसिकली आप जितनी एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से जाएगा। कहाँ जाएगा वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जी कितनी सप्लाई की गई है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या होता है कि व्हेन energy is given to ground state electron, then it goes to excited state। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी जाती है तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। अब इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेगा वो देखते हैं हम लोग। आपसे क्या कहेगा कि फाइंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेटेड स्टेट एंड एनर्जी। अब दो बातें हैं, देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है स्टेट। स्टेट का मतलब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, स्टेट का मतलब। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब बता चुका हूं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 2, या इसी को अपन क्या कहते हैं, सेकंड शेल कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाती है, टोटल एनर्जी की वैल्यू -13.6 Z² अपॉन n²। हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो टोटल एनर्जी = -13.6 Z² का मतलब 1 का स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से टोटल एनर्जी = -13.6 अपॉन 4, यहाँ से टोटल एनर्जी = आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। लेकिन अगर मैं यहीं पर वर्ड ऐड करूंगा, देखिए समझिए, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट एक्साइटेटेड और यहां लिख रहा हूं मैं एनर्जी। अब इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर आप लिख रहे हो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अब जो है वो जा रहा है एक से लेकर, कहां से जा रहा है, n = 1 से n = 2 में। फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब है n = 2। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन जाना तो हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही है। अब ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में गया है, तो अब डिफरेंस कितना आएगा, तो डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, अब फाइनल क्या है 13.6 जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, फाइनल n स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का 13.6 वही जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13.6 1/4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 13.6 इंटू 1। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 13.6 माइनस का 13.6 अपॉन 4, तो ये मेरे पास कितना आएगा 13.6 माइनस 3.4। तो जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। समझ गए मेरी बात। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि फाइंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। देखिए, तो डेल्टा E की जो वैल्यू आएगी अब की बार क्या आएगी, थर्ड एक्साइड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 1 से थर्ड एक्साइड का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है, इसको एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेशन के लिए इसमें फर्स्ट माना था, इसको हम सेकंड कर देते हैं ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। सेकंड की थर्ड की जगह मैं क्या कर देता हूँ, थर्ड से भी कर सकते हो आप, पर इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए हमने इसको सेकंड कर दिया। ठीक है, तो फाइंड सेकंड एक्साइटेड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से किस में जाएगा, n इज इक्वल टू 3 में। ये मैं बता चुका हूँ कल, n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में जाएगा, तो डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ आएगा मेरे पास माइनस का 13.6 फिर से जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 13.6 इंटू 1/9 माइनस, फिर आएगा माइनस का 13.6। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13.6 फिर माइनस 13.6 अपॉन कितना आएगा 9, तो ये हो जाएगा 13.6 माइनस, इसकी एनर्जी मैंने आपको बताई थी ये कितनी आती है 1.51, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये मेरे पास डेल्टा E की वैल्यू आ गई। समझ गए। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी समझ में आई कि डेल्टा E का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा En माइनस E1। En तो क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना है, लेकिन मुझे ये पता है कि जाएगा हमेशा कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से। तो E1 का मतलब तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हो गई, और En कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जनरली। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एलेबोरेट करके कि डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, अब के बार कितना आएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ से आगे मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस का 13.6 ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ से 13.6 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा n स्क्वायर। यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, अंदर बचेगा 1 माइनस n स्क्वायर। तो चाहो तो आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ z और n की वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। सपोज करें यहाँ पे दे रखा है हीलियम प्लस के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना होगा, तो हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ n की वैल्यू 2 रख दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ग्राउंड स्टेट से जाना है, जाना कहाँ है वो डिसाइड करेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, तो 1 से जाएगा ये तो कंफर्म है। तो यहाँ 2 की वैल्यू रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, जो भी रखेंगे ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा इसका। समझ गया मेरी बात। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कौन सी एनर्जी है, ये nth एनर्जी लेवल है। अब वो nth एनर्जी लेवल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए बात। चलिए इसके बाद 4th नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका क्या मतलब होता है वो देखिए n इजिकल टू यहाँ 1 लिख देता हूँ, या n इजिकल टू इनफाइनाइट लिख देता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब है कि बेसिकली एटम से ही बाहर चला गया, ऐसा मान लीजिए। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दी,
कौन से इलेक्ट्रॉन को देंगे? ऑब्वियसली बात है ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को देंगे। तो जैसे ही मैंने एनर्जी दी और इतनी एनर्जी दी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट पे चला गया। इनफाइनाइट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम छोड़ के बाहर निकल गया, मतलब एटम से ही बाहर निकल गया। तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा ई लिख देता हूँ। यहाँ डेल्टा ई किसको डिनोट कर रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो गई? मिनिमम amount of energy which is required to accelerate an electron from ground state to, कहाँ तक जा रहा है इलेक्ट्रॉन? इनफाइनाइट तक। अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी कि वो ग्राउंड स्टेट से सीधा कहाँ चला गया? इनफाइनाइट में। इसी एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। देखिए, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट पे। ई इनिशियल का मतलब ई1, फर्स्ट से इनफाइनाइट पे जा रहा है। इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। तो यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, फिर यहाँ आएगा माइनस का 13.6 इंटू क्या बचेगा? जेड स्क्वायर अपॉन यहाँ एन की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 से इनफाइनाइट में गया है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। इनफाइनाइट को आप जानते हैं 1/0 लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये वाली पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी इस पूरी वैल्यू को 0 कर देता हूँ। फिर माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। यानी आपको सिर्फ जेड पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं, अगर आपसे पूछा गया है कि फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस एटम, वो आपसे कह रहा है कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है हीलियम प्लस एटम की। तो सॉल्यूशन सीधा सा हो जाएगा, Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि हीलियम के लिए Z2 होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, सीधा ही फॉर्मूला निकाल के दे दिया मैंने, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में। तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13.6 इंटू 4, जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में आएगा। बात समझ में आ गई ना? तो सिंपल सी चीजें होती है ये, ठीक है ना? अगर आपको चीजें पता है तो इजीली जो है हमें समझ में आने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला टॉपिक जो रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेसिकली स्पेक्ट्रम आपको पता है कि अगर मैं किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करूंगा तो प्रिज्म से पास करने के बाद वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सेपरेट हो जाती है। और अगर उसी 7 कलर को मैं किसी स्क्रीन पर, जिसको अपन क्या कहते हैं? फोटोग्राफिक स्क्रीन बोल दो, ठीक है, उस पर ऑब्टेन करूंगा तो जो पैटर्न बनता है उसी पैटर्न को अपन ने क्या नाम दे दिया? स्पेक्ट्रम। तो डेफिनेशन क्या है कि व्हेन व्हाइट लाइट is passed through prism, then it splits into 7 different colors. When they are obtained on photographic screen, it is called, जो पैटर्न बन रहा है इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसी पैटर्न को अपन क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम।
ठीक है, समझ गया मेरी बात। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम को जो है हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले इमिशन स्पेक्ट्रम को समझते हैं, डिटेल में हमारा यही दिया हुआ है, इसको ऐसे समझिए। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं। हम लोग बात कर रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम की। इमिशन स्पेक्ट्रम, अब इसमें क्या होता है वो देखिए, समझिए ध्यान से। देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये कोई भी शेल हो सकता है, इसको मैंने बाहर से एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट किया इस तरीके से। अब होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, आगे चल के मैं प्लांक की थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्लांक क्वांटम थ्योरी। अभी नहीं बता रहा मैं इसको, बस एक बार के लिए समझ लीजिए, इसको डिटेल में बात करेंगे कि प्लांक कैसे कहता है कि जब भी एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है तो वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? डिस्क्रीट फॉर्म में। इसके बारे में बताऊंगा मैं कि डिस्क्रीट फॉर्म क्या है बेसिकली। फिलहाल इसको यहां देख लेते हैं डायग्राम को। देखिए, डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब डायग्रामेटिक देख लीजिए, फिर डिटेल में बात करेंगे अपन। तो एनर्जी जो है ना कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है, इसी को कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म, ऐसे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये एनर्जी सप्लाई की, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद यही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ये तो लोअर एनर्जी स्टेट था, दिस इज लोअर एनर्जी स्टेट, और ये कहाँ है? ये चला गया हायर एनर्जी स्टेट। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि एनर्जी ज्यादा होता ही जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसका मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने पर इलेक्ट्रॉन जैसे ऊपर गया तो उसको अनस्टेबिलिटी फील हुई, यानी अनस्टेबिलिटी महसूस करने लग गया। तो ये सेम इलेक्ट्रॉन जो होगा ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ पर भी बहुत देर तक नहीं रहेगा, बहुत माइन्यूट सेकंड, इतना कम सेकंड होता है, मतलब 1 सेकंड से भी कम का टाइम होता है। तो जैसे आपने एनर्जी दी, 1 सेकंड से कम टाइम में भी ऊपर गया और वापस नीचे आ जाएगा। अब जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी जो है ये रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। ये एनर्जी जो है रिलीज करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये मैं लिख देता हूं कि एनर्जी क्या होने लग गई, रिलीज होने लग गई। अब अगर इसी एनर्जी, रिलीज एनर्जी को मैं किसी फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन करूंगा, ये मेरी फोटोग्राफिक फिल्म हो गई, फोटोग्राफिक फिल्म। अगर इसी फोटोग्राफिक फिल्म पर मैं इस एनर्जी को ऑब्टेन करूंगा, ठीक है, तो जो बनने वाला स्पेक्ट्रम होगा, उसी को अपन क्या नाम देते हैं? उसी को हम नाम देते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है? अब ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये लाइट एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, कोई भी एनर्जी का सोर्स हो सकता है, ठीक है। निकलने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रिलीज एनर्जी। और उसको जब मैं ऑब्टेन करूंगा फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएगा? इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी, कि डेफिनेशन क्या है। देखिए, व्हेन एनर्जी और हीट is given to lower energy state electron, then it gets excited in higher energy state, higher एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होता है कि व्हेन इट
रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, जब ये दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न करता है, रिलीजेस एनर्जी, है ना, और एनर्जी को एनर्जी ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म कॉल्ड, कौन सा स्पेक्ट्रम कहेंगे इसको अपन, इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ गए मेरी बात। अब इमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग चार्ट की फॉर्म में एक बार अलग अलग कर देते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का चार्ट बनता है इसका कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको अपन। एक तो उसको अपन कहते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसी के पार्ट कर रहा हूं मैं इमिशन में, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसके बाद इस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कल डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइन स्पेक्ट्रम, और इसको अपन कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम था, दो पार्ट में डिवाइड किया, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। फिर डिस्क्रीट को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, लाइन और बैंड। अब लाइन क्या होता है, बैंड क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, और आगे चल के फिर अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन का कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। ये सब बातें आगे डिस्कस करेंगे, लाइन क्या होता है, बैंड क्या होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।